Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो क्लास? उम्मीद करता हूँ कि हमने 6 लेक्चर कर लिए आज तक और उम्मीद करता हूँ कि जो जो आपने क्लास में पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे से आपने रिवाइज किया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। पिछले लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, बिल्कुल फ्रेश सा टेक्निकल टॉपिक। उसका नाम क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। देखो ये हाईलाइट किया रहा है, क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या बताया था? अंग्रेजी में बोले तो अंग्रेजी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग इट। कि डिमांड में कितना चेंज आएगा, अगर उसको जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसमें चेंज आया तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। आप है ना बुक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सामने लिख लो क्या? कितना, है ना, तो आपको समझने में आसानी होगी। इलास्टिसिटी क्या होता है? कितना चेंज आएगा उसके फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? देखो है ना, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था ना। इन सब में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस के ऊपर नीचे जाने से डिमांड पे किस तरफ जाएगा, मतलब कौन सी तरफ जाएगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। मतलब इन शॉर्ट क्या कि प्राइस या कोई भी अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आएगा। क्या किस में पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड और डिटरमिनेंट्स क्या बताता है कि डिमांड में क्या चेंज आएगा, पर कितना चेंज आएगा वो कौन बताएगा? मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। तो आप लॉ ऑफ डिमांड वगैरह के सामने क्या लिख सकते हो कि क्या होगा। लॉ ऑफ डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या बताता है कि समझ लो प्राइस नीचे गया तो डिमांड क्या होगा? ऊपर होगा। प्राइस ऊपर गया तो डिमांड क्या होगा? नीचे होगा। या इनकम ऊपर गया तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होगा? ऊपर होगा। ये क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड वगैरह बताता है। पर प्राइस के गिरने से कितना डिमांड बढ़ेगा वो कौन हमें बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या? आप लिखोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू कितना होगा, है ना। भी लिखने में कोई मिस्टेक है ना तो माफ करना है, क्योंकि मैं हिंदी का प्रोफेसर नहीं हूं। ये तो क्या आपको आसानी से क्या आप खाली इलास्टिसिटी के सामने कितना लिख दोगे ना तो आपको इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आ जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग इट। कि डिमांड को जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसमें चेंजेस होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होगा वो हम किस में पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। डिमांड किस तरफ जाएगा वो सब हम लॉ ऑफ डिमांड में और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? कितना चेंज होगा। इसमें हमने सबसे पहले शुरू किया था क्या? सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होगा। देखो नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि कोई भी जो डिमांड को फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसमें चेंजेस होने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो गया? प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। अगर अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड। कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, इट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है वो स्टडी कर रहे हैं हम, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे, है ना। देखो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? ये हमें बताता है क्या कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसकी वजह से कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है? प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। उसमें हमने देखा था क्या, उसमें मैंने बोला था कि क्या आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके दिखाओ। तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो ना ये फॉर्मूला ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? प्राइस इलास्टिसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? ईपी से डिनोट किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है? ईपी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर्मूला हो गया, बेसिक फॉर्मूला हो गया। अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि प्राइस में कितना चेंज है, समझ लो 15% चेंज है ना, और डिमांड में कितना चेंज है आपको 7.5 सॉरी डिमांड में कितना चेंज है? एग्जाम्पल 15% है, प्राइस में कितना चेंज है? 7.5% चेंज है। तो ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो गया आपका भैया?
2 हो गया प्राइस इलास्टिसिटी नॉर्मल। अगर आपको नॉर्मल दिया हुआ है क्या, परसेंटेज चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड दिया हुआ है, परसेंटेज चेंजिंग प्राइस दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल पहला वाला फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो। पर आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा आसानी वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि 12th क्लास तो ये क्या आपका फाउंडेशन है, तो क्या इसको थोड़ा एडवांस हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो ये तो क्या था हमारा पहला फॉर्मूला। नॉर्मली बेसिक फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंजिंग प्राइस। पर इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा बहुत तोड़ दिया, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक कैसे किया, देखो परसेंटेज चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड है वो कैसे कैलकुलेट होता है, देखो परसेंटेज चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड कैसे कैलकुलेट होगा, चेंजिंग क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 100, तो न्यूमरेटर में वो ले लिया। अभी क्या निकालना है, डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, है ना। तो ये न्यूमरेटर को ब्रेकअप कर दिया, डिनोमिनेटर को ब्रेकअप कर दिया ना, तो ऐसा कर दिया तो क्या ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। ये कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, एक ही फॉर्मूला है। पर ये जो पहला फॉर्मूला था वो बहुत ही सिंपल था, उसको क्या कर दिया हमने, ब्रेक डाउन कर दिया, तो इससे क्या बन गया हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलो अभी दूसरा बन गया। अभी क्या इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन किया ना, उसको और ब्रेक डाउन किया तो कैसे होगा, देखो इसको अगर है ना, इसको अगर इस तरफ ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, चेंज इन प्राइस को डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल प्राइस को न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला दूसरा, ये तीसरा फॉर्मूला कैसे बन गया, देखो इस तरह से तीसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी अपन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना पड़ता है। आपने 11th 12th में और मैथ्स और स्टैट्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ऐसा मैं उम्मीद लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेंजिंग क्वांटिटी अपन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू चेंज इन प्राइस अपन ओरिजिनल प्राइस। क्या ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग है, नहीं, ये तीनों फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल एक ही फॉर्मूला है, पर हमने क्या तीन अलग अलग तरह से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो देखो तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी अपन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। देखो ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा है, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने बताया था आपको, अगर आप क्या बनाते हो, डेल्टा बनाते हो, ये ट्राइंगल बनाते हो ना, तो डेल्टा क्या डिनोट करता है, चेंज डिनोट करता है ना। डेल्टा क्या डिनोट करता है, चेंज डिनोट करता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू मतलब क्या, चेंज इन क्वांटिटी, अपॉन क्यू मतलब क्या, ओरिजिनल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस मतलब पी डिवाइड बाय डेल्टा पी, है ना। तो इसको ईपी को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। तो इसका बेसिकली क्या है, एक फॉर्मूला मेन एक ही है, क्या, नॉर्मल ईपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको क्या कर दिया हमने, थोड़ा ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया फॉर्मूला नंबर 2। तो उसको थोड़ा और ब्रेक डाउन किया तो फॉर्मूला नंबर 3 बन गया। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। अगर आप खाली ये फॉर्मूला याद रखोगे ना, ये वाला, तो भी काम चल जाएगा। वैसे तो बेसिकली यही है क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पर एग्जाम में क्या है, आपको सिंपल नहीं देंगे, आपको क्या देंगे, न्यूमेरिकल देंगे, तो थोड़ा टफ होगा कि बोला कि भैया प्राइस कितना हो गया, 10 से 12 हो गया, क्वांटिटी 10 से 20 हो गया ना, तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। इसी फॉर्मूला के साथ हमने न्यूमेरिकल करके भी देखा था पिछले लेक्चर में ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्या है, क्लियर हो गया है आपके लिए। तो ये तो क्या था, जो हमने अभी तक पढ़ा था वो हमने रिवाइज किया। अभी आज हम क्या करेंगे, आज हम एक नया मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी वो नया मेथड कौन सा, देखो नए मेथड पे आ जाते हैं। हाँ, हाँ देखो नया मेथड है ना, छुप के बैठा हुआ था, देखो उसको आपके सामने आना ही नहीं है। नया मेथड क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी। अभी पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है पता है, उसमें ना कोई प्राइस नहीं दिया होगा, क्वांटिटी नहीं दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या बोलता है पता है, हमने आपको बताया था, याद है ना, आपको याद होगा कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व क्या होता है, वो अलग अलग प्राइस और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो डिमांड कर्व क्या होता है, ऐसा कोई कर्व बना होता है, ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी बोलता है कि अगर कोई डिमांड कर्व है ना, अगर डिमांड कर्व पे आपको जानना है कि भैया इस पॉइंट पे क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूज होता है, जब आपके सामने कोई डिमांड कर्व बनाया हुआ है और आपको बोला कि इस पॉइंट पे आप प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढ के दो। तो यहाँ पे तो हमें प्राइस नहीं पता, क्वांटिटी नहीं पता, चेंज इन प्राइस नहीं पता, चेंज इन क्वांटिटी नहीं पता ना, तो पहले वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी है। पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूज होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी तब यूज होता है जब आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक डिमांड कर्व दिया हुआ है और आपको डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढना है। वो चाहे इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, है ना। तो पॉइंट इलास्टिसिटी कब होगा, अगर आपके पास डिमांड कर्व दिया हुआ है और आपको बोला गया कि डिमांड कर्व में कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, उस पर आप प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढ के बताओ। तो कौन सा मेथड यूज होगा, खाली पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला मेथड ही है कि जो इस टाइम पे यूज हो सकता है।
देखो ये क्या करता है पता है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका ना एक सिंपल सा फॉर्मूला ये क्या कहता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये क्या बोलता है, पॉइंट इलास्टिसिटी का अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, है ना। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना था तो कैसे करना था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वैसे ही पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब भैया ये सेगमेंट क्या होता है ना, आप बोलोगे सेगमेंट क्या होता है, तो ये जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ना, सेगमेंट क्या होता है, दो डॉट को कनेक्ट करती हुई एक लाइन होती है, उसको क्या बोला जाता है, लाइन को क्या बोला जाता है, सेगमेंट बोला जाता है। इसका ना देखो हम एक एग्जांपल से देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ना मैं यहाँ पे एक कर्व बना लेते हैं ना, अच्छा सा कर्व बनाते हैं, इसमें स्ट्रेट नहीं आ रहा है, इसको लेके बनाते हैं कर्व एक, ये गलत हो गया, ऐसे आ रहा है, रुको रुको एक और बार बनाते हैं ना, अच्छा सा, अच्छा नहीं बन रहा है इसमें कर्व, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं यहाँ पे आके, हाँ ये बन गया, देखो आपका कर्व, समझ लो ये क्या है आपका, एक जगह पे प्राइस दिया हुआ है, एक जगह पे क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ना एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका ये हो गया आपका डिमांड कर्व, ये क्या हो गया आपका डिमांड कर्व। समझ लो जो पूरा डिमांड कर्व है ना वो कितने का है, पूरा 8 सेंटीमीटर का लाइन है, ये जो हमने पूरा लाइन खींचा ना वो कितने का है, 8 सेंटीमीटर का लाइन है। अब हमें इसमें क्या करना है, 5 अलग अलग पॉइंट बनाने हैं, तो हम ना 3 लाइन कर देंगे तो 5 पॉइंट बन जाएंगे, 1 2 3, है ना। अभी 5 पॉइंट हो गए, देखो समझ लो ये जो पहला पॉइंट है इसको हमने क्या दे दिया, ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी, और ये हमारा हो गया पॉइंट ई। इसमें देखो हमने एक क्या बनाया, सिंपल डिमांड कर्व बनाया, उसमें हमने क्या दे दिए, 5 पॉइंट दे दिए, ठीक है। और समझ लो ये लाइन कितने का है, 8 सेंटीमीटर का है ना, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना। देखो ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, बी से सी के बीच में 2 सेंटीमीटर, सी से डी के बीच में 2 सेंटीमीटर और डी से ई के बीच में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपको क्या बोला गया कि हमने क्या बोला कि पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है, अगर डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करना है तो हम किसका मेथड यूज कौन सा मेथड यूज करेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज करेंगे। अभी आपको किसी ने बोला क्या, डी पॉइंट है, ये क्या है, दूसरा पेन ले लेते हैं, देखो दूसरे कल किसी ने बोला क्या आपको डी पे प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, तो डी पे करना है तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट इलास्टिसिटी का, पॉइंट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, है ना। तो डी के नीचे लोअर सेगमेंट मतलब क्या हो गया, डी टू ई क्या हो गया, लोअर सेगमेंट हो गया, तो डीई अपॉन अपर सेगमेंट क्या हो गया, ए से लेके डी तक इसके ऊपर वाला हिस्सा है, तो ए टू डी क्या हो गया अपर सेगमेंट, तो डीई अपॉन एडी, है ना। तो डी से लेके ई के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ए से डी के बीच में कितना है, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या होगा 1/3 इक्वल टू क्या हो गया 0.33, है ना। तो मतलब क्या ईपी आपका कितना गया, प्राइस इलास्टिसिटी 0.33 हो गया ना, समझ में आ गया ना। देखो आपको क्या पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूज होता है, अगर आपको एक डिमांड कर्व दिया हुआ है और आपको बोला है कि डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढना है, तो क्या करोगे, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। एग्जांपल हमने लिया क्या, हमें डी पे इलास्टिसिटी ढूंढना था, तो डी पे ढूंढना था ना, तो क्या लोअर सेगमेंट क्या हो गया, डी से लेके क्या हो गया, ये लोअर सेगमेंट हो गया, ए टू डी क्या हो गया, अपर सेगमेंट हो गया। तो क्या किया, डीई अपॉन एडी मतलब 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 0.33 आ गया। अभी आपको किसी ने क्या बोला, अगर सी पे हमें क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढना है, तो सी को क्या अलग कलर से डिनोट कर देते हैं, पर्पल कलर से करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर क्या करना है, सी पे करना है ना, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो सी के नीचे क्या है, C2E, तो क्या हो गया CE अपॉन AC, CE अपॉन AC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा 2/2 1 होगा। तो हमारा EP मतलब प्राइस इलास्टिसिटी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे ही आपको क्या करना है, पॉइंट
बी पे कैलकुलेट करना है ना, पॉइंट बी पे कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ये कौन सा था, डी पे कैलकुलेट किया था हमने, सी पे किया था, अभी क्या करते हैं पॉइंट बी पे करते हैं ना, तो बी पे लेते हैं येलो कलर, अभी बी पे कैलकुलेट करना है ना, तो बी पे होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, इसमें लोअर सेगमेंट क्या है, बी टू ई लोअर सेगमेंट है ना, तो बी ई डिवाइड बाई ए बी मतलब क्या हो गया 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, तो ईपी क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना, देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, पर देखो क्या है बहुत ही सिंपल है ना। नॉर्मली क्या पॉइंट इलास्टिसिटी को याद रखना तो कैसे रखेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी सबसे पहले यूज कब होता है ना, जब आपको एक डिमांड कर्व दिया हुआ है और आपको बोला है क्या कि इस डिमांड कर्व पे इस पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढना है, तो आप क्या कर दोगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा दोगे, क्या लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट है ना, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट है ना, इसका हमने क्या एग्जांपल देखा, जैसे सबसे पहले क्या हमें डी पे ढूंढना था, तो डी के नीचे लोअर सेगमेंट क्या आ गया, डी आ गया, डी कितना था 2 सेंटीमीटर का था तो वो ले लिया। अब अपर सेगमेंट क्या आ गया, ए से लेके डी इसके ऊपर का पॉइंट है, तो क्या होगा अपर सेगमेंट कितना था, ये 6 सेंटीमीटर का था, तो 1/3 इक्वल टू 0.33 क्या आ गया, ईपी आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है। देखो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये तो क्या हो गया प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, इसका फॉर्मूला था। वैसे पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। ये मेथड कब यूज होता है, जब आपको एक डिमांड कर्व दिया हुआ है और डिमांड कर्व में कोई एक फिक्स पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढना है। अगर कोई फिक्स पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढना है तो आप किसका यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी का यूज करोगे, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप है ना अपने बुक में भी लिख सकते हो ना, अगर लिखना है तो सिंपल भाषा में, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, ये ना आप अपने बुक में लिख देना, ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूज होता है, अगर आपके सामने एक डिमांड कर्व दिया हुआ है और डिमांड कर्व में कोई भी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढना है, तो तब कौन सा यूज होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी यूज होगा। देखो ना इसमें जैसे हमने एबीसीडी पॉइंट लिया था ना, वैसे इन्होंने अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है ना। इसमें क्या बोला, सबसे पहले किस पे कैलकुलेट किया, टी वाले पे कैलकुलेट किया ना, तो टी पे क्या होगा, जाहिर सी बात है लोअर सेगमेंट में कुछ नहीं है उसके नीचे, तो क्या 0 अपॉन समझ लो 8, तो कितना आ गया 0। फिर क्या किया, इस पे एल पे किया ना, तो एल पे जाहिर सी बात है क्या है, ये एल टू टी का डिफरेंस क्या है, बहुत ही छोटा है, तो समझ लो ये क्या है 2 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई ऊपर का डिस्टेंस कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 2/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.33 आ जाएगा। मतलब क्या किया हुआ इन्होंने, ईपी इज लेस देन 1 दिया हुआ है। फिर ये क्या है, आर है, ये ना आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये क्या दिया हुआ अभी, फिर क्या दिया हुआ, ये आर दिया हुआ है, ये आर क्या है बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, तो मतलब क्या इसमें आ जाएगा, ऊपर भी 4 सेंटीमीटर नीचे भी 4 सेंटीमीटर, तो 4/4 इक्वल टू 1, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ईपी इज इक्वल टू 1, देखो ये दिया हुआ ना ई इक्वल टू 1। अभी क्या है, ये बी पॉइंट है ना, तो बी पे क्या है, नीचे का लाइन क्या है 6 सेंटीमीटर का है, ऊपर का क्या है 2 सेंटीमीटर का है ना, तो 6/2 है ना, तो 6/2 इक्वल टू क्या होगा 3, तो क्या लिखा हुआ है, ई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अभी टी पे कैलकुलेट किया है, टी पे क्या है, नीचे का लाइन 8 सेंटीमीटर का है पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो 8 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू क्या आता है, उसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, तो उसको हम कैसे लिख देंगे, ऐसे इन्फिनिटी से डिनोट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट इलास्टिसिटी समझ में आ गया है। देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ना, इससे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला सिंपल है, क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी था। ये आप कब मेथड यूज कर सकते हो, जब आपको 2 प्राइस दिए हुए हैं और 2 अलग अलग डिमांड दिए हुए हैं कि भैया ये प्राइस पे ये डिमांड था, ये प्राइस पे ये डिमांड था। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में फ्रेम करके, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला मेथड यूज करोगे। उसको क्या बोला जाता है, परसेंटेज मेथड भी बोला जाता है। पर अगर आपको ऐसा कोई प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ ही नहीं है, आपको क्या बना के दिया, सिंपल सा एक डिमांड कर्व बनाया हुआ है ना, और आपको बोला है कि इस डिमांड कर्व में ये पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी ढूंढ के बताओ, तो आप कैसे ढूंढोगे, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड यूज करोगे। अगर डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे अगर इलास्टिसिटी ढूंढना है तो किसका यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी का यूज करोगे। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला का क्या है, बिल्कुल सिंपल ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या आता है आपका, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर
सेगमेंट है ना, मतलब नीचे की लाइन डिवाइड बाय ऊपर की लाइन करोगे तो क्या आ जाएगा आपको पॉइंट इलास्टिसिटी से इलास्टिसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये तो क्या था पता अभी ना, देखो इसमें ना एक कैच है, देखो हमने क्या बनाया, ये डिमांड कर्व बनाया ना, ये था हमारा डिमांड कर्व। अगर हमें बोला गया कि इस पॉइंट पे ढूंढना है कि भैया ये पॉइंट है, समझ लो इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ए पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है, मतलब क्या उस पर ये प्राइस था, है ना, ये समझ लो प्राइस था उस पर, और ये क्या था तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड था ए पॉइंट पे, है ना। तो बोला अगर ए पे ढूंढना है इलास्टिसिटी, क्या बोला, व्हाट इज इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए। अगर आपको ए पे ढूंढना है तो आप क्या करोगे भैया, नीचे का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे और ऊपर का कैलकुलेट करोगे, है ना। फॉर्मूला क्या लगा दोगे, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड यूज करोगे, क्या पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज करोगे, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। ये तो क्या था आपको एक पॉइंट पे निकालने का बोला, तो अभी क्या, अभी दूसरा भी आ सकता है, क्या बोला, ऐसा क्या बना, एक डिमांड करो बोला हुआ है ना, उस पर क्या बोला, ऐसा है कि ये P1 P2 ये क्या था Q1 ये Q2, है ना। अभी क्या, अगर ये एक पॉइंट पे बोला है, ये हो गया समझ लो पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। अगर बोला है पॉइंट ए पे डिमांड कैलकुलेट करो इलास्टिसिटी, या पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करो, तो आप कौन सा यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज कर सकते हो। अभी आपको क्या बोला पता है कि कोई पॉइंट पे नहीं करना है, क्या बोला, ए और बी के दोनों के बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है ना। अभी बीच में कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है हमें पता नहीं है। अगर किसी भी पॉइंट पे करना है तो हम जाहिर सी बात है क्या कर देंगे, ए के नीचे जो पूरा है वो डिवाइड बाय ए के ऊपर जो है वो कर देंगे ना, तो क्या होगा, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। अगर डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ढूंढना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी वाला यूज करोगे। पर अगर डिमांड कर्व में कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जैसे क्या ये दो पॉइंट हो गया, ठीक है, अभी इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है ना, अभी ये येलो डिस्टेंस दिख रहा है, ये येलो डिस्टेंस के बीच में इलास्टिसिटी क्या है, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे, एक नया मेथड है, क्या इसका बोला गया है, आर्क इलास्टिसिटी। क्या बोला गया, आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट तो क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया ना, अभी ये जो दो पॉइंट के बीच में जो है ना डिस्टेंस है, उसको क्या बोला जाएगा, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो अगर दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करना है कि भाई इलास्टिसिटी क्या है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला मेथड यूज करोगे। देखो उसका क्या एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, तो वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई छुटकारा नहीं है। देखो उसका फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई P1 माइनस P2। देखो अब Q1 Q2 क्या होता है, P1 P2 क्या होता है पता है, समझ लो ना, पहले क्या था, एक्टिवा है, समझ लो एक्टिवा, उसका ले लिया क्या हमने प्राइस, और क्या ले लिया क्वांटिटी, है ना। समझ लो उसका प्राइस कितना था, 60,000 था प्राइस, है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या था, 10 था। अभी प्राइस कितना हो गया, 70,000 हो गया, तो डिमांड कितना हो गया, 15 हो गया। तो P1 मतलब क्या, पहले प्राइस क्या था, तो बोला 60,000, है ना। P2 मतलब बाद में प्राइस क्या हो गया, क्या बोला, 60 से कितना हो गया, 70,000, तो P2 क्या हो गया, 70,000। अभी Q1 मतलब क्या है, पहले प्राइस, पहले डिमांड कितना था, 10। Q2 मतलब रिवाइज होकर डिमांड कितना हो गया, तो 15, ना। अगर यही Q1 Q2 P1 P2 को फॉर्मूला में डाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आर्क इलास्टिसिटी आ जाएगा, है ना। देखो प्राइस इलास्टिसिटी के लिए ये तीन ही मेथड थे, और ये तीन में से मुझे तो लग रहा है कम से कम 4-5 मार्क का तो पूछ सकते हैं, है ना। या तो फिर परसेंटेज वाले से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर परसेंटेज वाले से एक पूछ लिया, पॉइंट से एक पूछ लिया, आर्क से पूछ लिया, है ना। जनरली क्या होता है, या तो एक अटेम्प्ट में पॉइंट से क्वेश्चन आता है, एक अटेम्प्ट में आर्क से क्वेश्चन आता है। पर अपने को तो क्या है, अपने को रिस्क नहीं लेने का, अपने को तो क्या है, सब कुछ पढ़ के जाना है ना। देखो अभी पहले से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से शुरू करेंगे वापस, है ना, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। यही डिमांड वाला चैप्टर जितना टेक्निकल है ना, उसके अलावा सिर्फ एक कंज्यूमर बिहेवियर करके थोड़ा सा आगे आएगा, बस वही टेक्निकल है। अगर ये 2 चैप्टर आपने एस कर लिया ना, तो कसम से 70 से तो आपको कोई भी इकोनॉमिक्स में नहीं रोक सकता, क्योंकि बाकी तो क्या है, याद रखने वाला है, कुछ भी टेक्निकलिटीज नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा भैया इकोनॉमिक्स टफ है, इसमें ये कैलकुलेशन होता है, ये होता है, वो होता है, मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है। नहीं, आप बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, जो सबसे टेक्निकल कंसेप्ट है ना, वो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं। अगर आपको डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह आ गया ना, तो बाकी तो सब क्या है, आपके लिए बिल्कुल चुटकी का काम है ना, मतलब बिल्कुल ही आसान है, आप मुझ पर भरोसा रखो, है ना। सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर और ये डिमांड और सप्लाई वाला है ना, वो थोड़ा क्या है, टेक्निकल है। सप्लाई भी इतना टेक्निकल नहीं है। अगर डिमांड आ गया ना, तो सप्लाई तो क्या है, उसका बिल्कुल मिरर इमेज है ना।
इसीलिए डिमांड बहुत अच्छे से पढ़ना, इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है, ये आपको आगे जाके भी काम आ सकता है और पास होने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ना। अगर इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो क्या है, इसको पी लो बस। इसलिए मैंने सबसे पहले करवाया, क्यों, ताकि आप इसको सबसे ज़्यादा टाइम रिवाइज कर सको, ठीक है। और ऐसा मत करना कि सर ने क्लास में पढ़ा रहा है, अभी आप सोचोगे सर तो रोज रिवाइज करवाते हैं ना 1-2 बार क्लास में, तो हमें अपने आप से पढ़ना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको टेक्स्ट जरूर पढ़ना है। अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे तो आप अच्छे से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ पाओगे ना, आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं कर पाओगे। फिर अगर एग्जाम में पहली बार कोई सवाल आया ना तो आपको क्या लगेगा, अरे सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था ना, अरे बेटा सर ने तो पढ़ाया था पर आपने घर पर जाके एक भी बार नहीं पढ़ा था ना। इसीलिए घर पर जाके पढ़ो, डाउट पूछो, डाउट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था कि प्राइस इलास्टिसिटी है ना, प्राइस इलास्टिसिटी का सबसे पहला कौन सा, देखो ना यहाँ पे ना फॉर्मूला लिख लेते हैं ना सबके। सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा था कौन सा, प्राइस, ये ना इसको थोड़ा पॉइंट मोटा कर देते हैं ना। देखो प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा था ना, उसमें सबसे पहला कौन सा था, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या था, बिल्कुल ही सिंपल था ना, क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो क्या था, हमारा पहला मेथड था परसेंटेज मेथड, है ना। ये कब यूज होता है, जब आपको अलग अलग प्राइस दिया हुआ है, जब आपको अलग अलग क्वांटिटी दिया हुआ है, तो आप कौन सा यूज करोगे, मेथड परसेंटेज मेथड यूज करोगे। उसमें हमने फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करके भी देखा था, 3 तरह से अलग अलग फॉर्मूला बना के देखा था। उसके बाद परसेंटेज मेथड के बाद दूसरा मेथड कौन सा पढ़ा हमने, पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था भैया, पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट मतलब क्या, नीचे वाली लाइन डिवाइड बाय ऊपर वाली लाइन, है ना। ये मेथड कब यूज करोगे, जब आपको कोई भी क्या दिया, आपको डिमांड कर्व दिया हुआ है, ये क्या है आपका डिमांड कर्व है ना। अभी डिमांड कर्व में कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे क्या ये है पॉइंट क्या है एक्स, बोला कि एक्स पे क्या करो, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, तो क्या करोगे, ये समझ लो ये है पॉइंट बी और ये क्या है पॉइंट ए, तो क्या होगा फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या हो गया, एक्स टू बी है, ये क्या हो गया लोअर सेगमेंट हो गया, तो ऊपर रख दिया एक्स बी, और अपर सेगमेंट क्या हो गया, ए से लेके एक्स तक, वो क्या हो गया हमारा अपर सेगमेंट, है ना। तो क्या हो गया ए एक्स, तो एक्स बी ई पी मतलब क्या होगा, ये पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होगा, एक्स बी अपॉन एक्स, तो इससे क्या जाएगा, आपको पॉइंट इलास्टिसिटी मिल जाएगा। ये तो क्या है, अगर डिमांड कर्व में कोई भी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करने को बोला है तो। अभी हमने तीसरा क्या पढ़ा, आर्क इलास्टिसिटी पढ़ा ना। अभी आर्क इलास्टिसिटी में क्या है, आपको कोई डिमांड कर्व में पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। आपको क्या बोला है कि बिटवीन ए टू बी के बीच में क्या इलास्टिसिटी है ना। अगर 2 पॉइंट के बीच में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढना है तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है आपके पास क्या होगा, 2 क्वांटिटी होगा, 2 प्राइस होगा। ये क्या हो गया P0, ये क्या हो गया P1, मतलब यहाँ से यहाँ प्राइस गया तो क्या था, ये Q0 डिवाइड बाई Q1, है ना। तो आपको P0 मिल गया, P1 मिल गया, Q0 मिल गया, Q1 मिल गया ना। अब ये सब मिल जाएगा आपको, तो क्या कर दोगे आप, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे, क्या है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस P2 डिवाइड बाई P1 माइनस P2। ये प्लस P2 माइनस P2 क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होता है, आपका एवरेजिंग निकलता है, क्या करने के लिए, एवरेज आउट करने के लिए यूज किया जाता है। आपको क्या है, सिंपल, अगर बहुत ज्यादा आपको मतलब भारी भारी कंसेप्ट लग रहा है ना, तो आप खाली 3 फॉर्मूला याद कर लो, है ना। 3 फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल क्लिनिकल क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आपको डिटेल में पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है ना, सबसे बेहतर है कि क्या आप बिल्कुल डीप में जाओ, अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट समझो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है, भैया छोटे बच्चे की जान लोगे क्या, बहुत भारी भारी कंसेप्ट हो रहा है, अगर बहुत आपको कंसेप्ट भारी भारी लग रहा है ना, तो क्या करो आप, सिंपल 3 फॉर्मूला याद रखो। सबसे पहला परसेंटेज का क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरा क्या, पॉइंट इलास्टिसिटी, उसका समय है तो क्या करोगे, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। अगर वो भी याद नहीं रहता है, क्या, नीचे की लाइन डिवाइड बाई ऊपर की लाइन, है ना। और दूसरा क्या है, आर्क इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, पर ये ना फॉर्मूला अच्छे से याद रखना ना। अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, Q1 ऊपर Q2 नीचे, P1 ऊपर P2 नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल जो आसानी से आपको 1 मार्क मिलने वाला था वो आपका जा सकता है। इसीलिए अच्छे से एक बार घर पे जाके पढ़ना और ये फॉर्मूला को प्लीज लिख देना और अच्छे से याद कर लेना। प्राइस इलास्टिसिटी में खाली 3 फॉर्मूला है और वही 3 फॉर्मूला के लिए क्या है, 3 मेथड है। सबसे पहला था हमारा परसेंटेज मेथड, वो क्या कब यूज होता है, जब आपको अलग अलग प्राइस और अलग अलग क्वांटिटी दिया होगा। दूसरा क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूज होगा, अगर आपको एक डिमांड कर्व दिया हुआ है और उस डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ढूंढना है तो आप कौन सा यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड वाला मेथड यूज करोगे। तीसरा क्या है, आर्क इलास्टिसिटी। क्या बोला है, डिमांड कर्व में 2 पॉइंट दिए हुए है ना। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है ना, क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है और पॉइंट बी दिया हुआ है।
पॉइंट ए और बी के बीच में क्या इलास्टिसिटी है, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्क इलास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, ये तो क्या हो गया, आपके अलग अलग इलास्टिसिटी हो गए हैं। अभी है ना, अभी आपको बताते हैं कि क्या डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो ना, 5 तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। देखो ना, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, ये नया टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है पता है, मैंने पहले 5 लिख दिया। सबसे पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा क्या होता है, इलास्टिक डिमांड। तीसरा क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। चौथा है इन इलास्टिक डिमांड। पांचवा क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, है ना। देखो इस पे भी ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, पूछा जाता है। देखो आप अगर नाम समझोगे ना, खाली आपको नाम समझ में आ गया ना कि मतलब क्या मतलब होता है, तो आप क्या पूरा नाम के पीछे कंसेप्ट समझ जाओगे। देखो मैंने बोला था इलास्टिक मतलब क्या होता है कि मतलब बढ़ना या घटना ना। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, लचकदार, है ना। अगर मतलब को जैसे रबर होता है ना, रबर होता है वो क्या होता है, ऐसे ही खींचो तो खिंच जाता है, छोड़ो तो बन जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोला जाता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या, अगर थोड़ा सा भी इसको हिलाया ना तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा फैल जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या आपने आपको फ्रेंड को क्या बोला, एक समझ आपने, आप समझो कि आपने क्या करे, आपके फ्रेंड को क्या मारा पता है, आपने ना खाली एक स्लैप मार दिया, छोटा सा चाटा मार दिया ना। अगर आपने उसको एक चाटा मारा ना तो उसने आपको क्या कर दिया पता है, उसने ना गन निकाला और आपको क्या कर दिया, किल कर दिया, है ना। आपने क्या मारा, उसको खाली एक चाटा मारा, उसकी जगह पे आपने उसको क्या कर दिया, बिल्कुल मार ही दिया उसने आपको, है ना। आपने उसको एक चाटा मारा, उसने उसका रिस्पांस क्या दिया, उसने आपको मर्डर कर दिया, तो क्या बहुत ही ज्यादा रिस्पांस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पांस, है ना। उसको क्या बोला जाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब इसके पीछे एक्चुअल मीनिंग क्या है कि ना, प्राइस में क्या होगा पता है, प्राइस में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लिटिल और नो चेंज, मतलब प्राइस में बहुत ही कम चेंज आएगा, पर डिमांड में क्या होगा, डिमांड चेंजेस इनफाइनाइट, है ना। देखो परफेक्टली इलास्टिक समझ में आ गया ना, परफेक्टली इलास्टिक। देखो आप क्या रखना है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या, मैंने मेरे दोस्त को एक चाटा मारा, उसने मुझे उठा के क्या कर दिया, गोली मार दिया ना, शूट कर दिया, तो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। आपने थोड़ा सा मतलब वो हिलाया, उसने तो क्या कर दिया, पूरा उसने मर्डर ही मार दिया ना। मतलब क्या, प्राइस में लिटिल या नो चेंज, पर डिमांड में क्या है, बहुत ही ज्यादा चेंज, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कब होगा, प्राइस में बहुत ही कम चेंज आएगा और डिमांड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। हम अगर देखो परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज मेथड का क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो समझ लो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, समझ लो 200-300% चेंज आ गया ना, पर प्राइस में क्या लिटिल या नो चेंज आया, प्राइस में क्या आया, 0 चेंज आया। तो अगर आप 200 डिवाइड बाई 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 200 डिवाइड बाई 0, क्या इसका कभी आंसर ही नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं हम इसको ना, ऐसा बना देते हैं ना, इसको क्या बोलता है, इनफाइनाइट बोलता है। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है तो वहां पे ईपी इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, सबसे पहला क्या था हमने, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, है ना। तो मतलब क्या समझ लो, डिमांड में कितना 200-300 का चेंज है, प्राइस में 0 चेंज है, तो ईपी तो क्या होगा, ईपी हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना, क्योंकि 200 डिवाइड बाई 0 करोगे तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा। पहला समझ में आ गया ना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, प्राइस में लिटिल या नो चेंज, डिमांड में बहुत सारा चेंज, है ना, डिमांड बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है ना। आपने उसको खाली एक थप्पड़ मारा, उसने क्या कर दिया, उठा के आपको गोली मार दिया, तो ये क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो गया। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या है, व्हेन देयर इज अ लिटिल एंड नो चेंज इन प्राइस बट डिमांड चेंजेस इनफाइनाइटली, डिमांड क्या है, पागल की तरह बढ़े जा रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, उसमें आपका ईपी क्या होगा, उसमें ईपी इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये तो कहता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा है क्या हमारा, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या मतलब, लचकदार है ना। लचकदार मतलब क्या है, देखो लचकदार मतलब क्या है, इसका ना एक एग्जांपल लेंगे। आपने क्या मारा, आपने अपने फ्रेंड को क्या मारा, एक स्लैप मारा,
उसने क्या किया, आपको 2 स्लैप मार दिया ना, मतलब क्या है, आपने उसको मारा, उसने रिएक्शन तो दिया पर आपसे ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा नहीं दिया, क्या दिया, आपसे ज्यादा रिएक्शन दिया ना, तो मतलब क्या है, प्राइस में लिटिल चेंज, डिमांड में मोर चेंज, है ना, प्राइस में भी चेंज आएगा, डिमांड में भी चेंज आएगा, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा, डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। इसका क्या लेते हैं हम, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इसका एग्जांपल कैसे लेते हैं, समझ लो ना, एक कोई चीज कितनी थी, ₹10 की थी, है ना, समझ लो कोई चॉकलेट थी, वो कितने रुपए की थी, 10 रुपए की थी, है ना, अभी उसका प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए से बढ़ के कितना हो गया, 10 रुपए की थी, तो उस पर डिमांड कितना था, समझ लो 1000 यूनिट का डिमांड था, अभी उसका प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए से बढ़ के कितना हो गया, 12% हो गया, 12 रुपए हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 10 to 12 बढ़ा, मतलब कितना हो गया, 20% इंक्रीज हुआ प्राइस में, तो उसका डिमांड कितना हो गया, 1000 से डायरेक्ट कितना हो गया, 500 यूनिट का हो गया। देखो डिमांड में, प्राइस में कितना चेंज आया, 20% का, पर डिमांड कितना कम हो गया, इसका डिमांड कम हो गया हमारा 50%, है ना, तो फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है 50% का, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है आपका 20% का, है ना, तो आप 50/20 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 50/20 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2.5। तो इसको क्या बोला जाता है, इसमें क्या होगा, देखो इलास्टिक डिमांड, है ना, दूसरा हमने क्या पढ़ा, इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, आपने आपके फ्रेंड को एक थप्पड़ मारा, उसने आपको क्या मार दिया, 2 थप्पड़ मार दिया ना, तो इसका क्या है, समझ लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारा कितना था, 50% था, कितना 1000 यूनिट से कितना हो गया, यूनिट डायरेक्ट 500 यूनिट हो गया, मतलब कितना 50% कम हो गया डायरेक्ट आपका सेल, और प्राइस में कितना चेंज था, प्राइस खाली 10 रुपए से 12 रुपए, मतलब प्राइस में कितना चेंज आया था, खाली 20% चेंज आया था ना, तो प्राइस में 20% चेंज आया था, मतलब इसका आंसर क्या गया 2.5 आंसर आया था। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो मतलब क्या हमेशा क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या आएगा, हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमेशा क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो इलास्टिक डिमांड किसको बोलेंगे, कि जिसमें डिमांड में ज्यादा चेंज है और प्राइस में क्या है, कम चेंज है ना, तो मतलब क्या डिमांड में क्या आएगा, ज्यादा चेंज आएगा, मतलब डिमांड मोर चेंज होगा, प्राइस में क्या होगा, लेस चेंज होगा। जब जाहिर सी बात है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा ना, जब भी न्यूमरेटर क्या, न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो क्या आएगा 2.5 आएगा, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, न्यूमरेटर में 1.5 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, सिंपल कैलकुलेशन है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो ईपी मतलब क्या, कैलकुलेशन आंसर क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। इसीलिए इलास्टिक डिमांड को हम कैसे डिनोट करते हैं, ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, है ना, देखो 2 पॉइंट पढ़ लिया ना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, आपने एक थप्पड़ मारा, उसने मर्डर कर दिया ना, आपने कम रिस्पॉन्स दिया, उसने बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स दे दिया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ईपी क्या आ जाएगा हमारा, इनफाइनाइट आ जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इलास्टिक डिमांड पढ़ा, इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, प्राइस में कम चेंज आएगा ना, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, इलास्टिक बोला। इलास्टिक मतलब क्या, ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, इलास्टिक मतलब ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, किससे ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, प्राइस से ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब प्राइस से ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा तो हमेशा ईपी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अभी तीसरा क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, आपने आपको फ्रेंड को क्या मारा, एक थप्पड़ मारा, उसने क्या बोला, एक थप्पड़ के बदले एक थप्पड़, आना, तो 1 स्लैप इक्वल टू 1 स्लैप, आना, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही क्या होगा, इक्वल टू डिमांड, है ना, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही किस में चेंज आएगा, डिमांड में चेंज आएगा। प्राइस अगर 20% से गिरेगा तो डिमांड 20% से बढ़ेगा, प्राइस 50% से गिरेगा तो डिमांड भी क्या होगा, 50% से बढ़ेगा, है ना। तो अभी तीसरा ले लेते हैं, कौन सा तीसरा पॉइंट होगा हमारा, क्या, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब क्या है, अगर डिमांड में 20% चेंज आया तो प्राइस में भी कितना चेंज आएगा, 20%। जाहिर सी बात है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तो इसको एक दूसरे से काट दे तो इक्वल टू आंसर क्या आ जाता है, हमेशा 1 आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आएगा, है ना। यूनिटरी इलास्टिक में हमेशा क्या होगा, ईपी इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, जितना डिमांड में चेंज आएगा उतना प्राइस में चेंज है ना, प्राइस में चेंज समझ लो 20% है तो डिमांड में कितना चेंज आया, 20%।
प्राइस में 50% चेंज आया तो डिमांड में भी कितना चेंज आएगा 50%। मतलब क्या, इन शॉर्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। जब जाहिर सी बात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रखोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ईपी इज इक्वल टू 1, कि क्या प्राइस में जितना चेंज आएगा उतना ही क्या आएगा डिमांड में चेंज आएगा। ये तो क्या था, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड था। अभी क्या तीसरा क्या है हमारा, इन इलास्टिक डिमांड है ना। इन इलास्टिक डिमांड मतलब क्या है, चेंज तो आएगा पर क्या होगा, कम चेंज आएगा ना। समझ लो क्या, आपने क्या मारा, आपने फ्रेंड को क्या मारा, 1 स्लैप मारा ना, तो उसने क्या कर दिया आपको, उसने आपको मारा नहीं, उसने क्या कर दिया आपको स्कोल्ड कर दिया, उसने क्या कर दिया आपको डांट दिया। आपने क्या उसको एक थप्पड़ मारा, उसने क्या किया खाली आपको डांट दिया। तो क्या हो जाएगा, प्राइस में क्या आया, मोर चेंज आया, पर डिमांड में क्या आया, डिमांड में क्या आया, लिटिल चेंज आया। प्राइस में ज्यादा चेंज है और डिमांड में क्या है, कम चेंज है, इसलिए इसको क्या बोला, इन इलास्टिक है। बोला क्या, ये इतना हिलता नहीं है ना। इलास्टिक मतलब क्या है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है तो क्या इलास्टिक है। अब इन इलास्टिक मतलब क्या, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है ना। समझ लो, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइस में कितना चेंज आया, समझ लो आपका 20% चेंज आया, पर डिमांड में खाली कितना चेंज आया, 10% चेंज आया है ना। तो समझ लो इसको क्या लेते हैं, इन इलास्टिक डिमांड है ना, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड समझ लो, डिमांड में कितना चेंज आया, 10% चेंज आया ना, और प्राइस में कितना चेंज आया, 20% चेंज आया ना। मतलब क्या, न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या रहेगा, कम रहेगा, इसलिए तो क्या है वो इन इलास्टिक डिमांड है। आपने एक थप्पड़ मार दिया, उसने क्या किया, खाली आपको डाटा है, मतलब क्या है, डिमांड में कम चेंज आ रहा है, प्राइस में बहुत ही ज्यादा चेंज आ रहा है ना। तो 10/20 करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0.5। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ईपी इज लेस देन 1 है ना। क्या हो गया, ईपी इज लेस देन 1। इन इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, ईपी क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तीसरा क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इलास्टिक का बिल्कुल उल्टा है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या है, आपने एक थप्पड़ मारा, उसने बहुत सारा मार दिया, उसने मारते गया ना। अभी परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक में ये होगा, आपने क्या उसको मारा, एक स्लैप मारा ना, उसने क्या दिया, नो रिएक्शन है ना। वो क्या करता है, आपको भाव ही नहीं देता ना। कभी कभी होता है ना, आप किसी को बहुत लाइक करता ना, आप उसको जाते हो चॉकलेट वॉकलेट देता ना, पर क्या वो आपके सामने देखता ही नहीं है या देखती ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भाव ही नहीं दिया। तो क्या बोला, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है ना, तो यार तुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा, मतलब क्या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो गया। तो जहां पे भी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है वहां पे नहीं जाने का ना। ये क्या था, प्रो टिप था ये, थोड़ा क्लास से हटके। हाँ भैया ऐसा मत करना, अभी आपको पढ़ना है। ये परफेक्टली इन इलास्टिक का एग्जांपल देने के लिए क्या, अभी नहीं बोला, सर ने बोला कि भाव नहीं देता है उसके पास नहीं जाने का, मतलब जो भाव देता है उसके पास जाने का नहीं, उससे भी क्या दूर जाने का। क्या बोला, जब सीए बनेंगे तब तुम्हारे पास आएंगे, तब तक के लिए तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्यों, क्योंकि हमें सीए क्लियर करना है, वो भी क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क के साथ। ठीक है, देखो परफेक्ट इन इलास्टिक क्या होता है, परफेक्ट इन इलास्टिक मतलब क्या, प्राइस में बहुत ही ज्यादा चेंज आ रहा है पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है ना। तो इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है ना। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होगा, डिमांड में 0% चेंज आ रहा है, आपको बिल्कुल भाव ही नहीं मिल रहा है। प्राइस में क्या बहुत चेंज आ रहा है, आप 50% भाव दे रहे हो, 60% भाव दे रहे हो है ना, 50-60 जितना भी हो रहा है, प्राइस में बहुत चेंज आ रहा है, डिमांड में क्या आ रहा है, बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है। तो 0 डिवाइड बाय एनी फिगर इज इक्वल टू 0। तो ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। देखो 5 पॉइंट थे, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरह से हो सकता है ना। एक तो क्या हो सकता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, आपने एक थप्पड़ मारा, उसने आपका मर्डर ही कर दिया ना। आपने थोड़ा सा रिस्पांस दिया, उसने बहुत ज्यादा रिस्पांस दे रहा है ना। इसका मतलब इसको हम इकोनॉमिक्स में कैसे करेंगे, प्राइस में लिटिल या नो चेंज आ रहा है, प्राइस में क्या आ रहा है, आइदर देयर इज अ लिटिल चेंज इन प्राइस और देयर इज नो चेंज इन प्राइस, बट डिमांड चेंजेस इनफाइनाइट, डिमांड पागलों की तरह बढ़े जा रहा है ना। तो क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट। अभी आपको पूछ सकता है ना, अभी आपको एमसीक्यू किस तरह से आ जाएगा कि अगर ईपी इनफाइनाइट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलेंगे, या खाली इलास्टिक बोलेंगे, या खाली इन इलास्टिक बोलेंगे। तो आपको क्या बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ये रटना नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मतलब क्या, आपने एक थप्पड़ मार दिया, उसने मर्डर कर दिया ना। तो मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इनफाइनाइट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज आइदर लिटिल और देयर इज नो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना। तो ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इलास्टिक मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, प्राइस में कम चेंज आ रहा है, डिमांड में ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है। प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हो तो डिमांड बहुत ज्यादा बड़े से चेंज हो रहा है। प्राइस में आपने कितना चेंज किया, खाली 20% चेंज किया,
पर डिमांड कितने से बढ़ गया आपका 50% से डिमांड बढ़ गया है ना, तो ईपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये तो कहता है इलास्टिक डिमांड। अब क्या है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिट मतलब क्या होता है 1 कब आएगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है बहुत दोनों क्या होता है बिल्कुल सेम होता है। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना डिमांड में चेंज आ रहा है उतना ही किस में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है। तो मतलब क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है बहुत ही ज्यादा सेम है, मतलब क्या 50% 50% 20% 20% है ना, तो 20/20 या 50/50 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ईपी इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अभी तीसरा क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है ना, इन इलास्टिक डिमांड मतलब क्या है, प्राइस में बहुत चेंज आ रहा है पर डिमांड में क्या आ रहा है कम चेंज आ रहा है, डिमांड क्या है इन इलास्टिक है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है ज्यादा है और परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है लेस है, मतलब क्या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। जब जाहिर सी बात है न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ईपी विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ईपी इज लेस देन 1। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कि आपको बिल्कुल भावी कोई नहीं दे रहा है ना। परफेक्ट इनइलास्टिक मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है 0 है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ भी हो सकता है, तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0 है ना। अब एक पार्टी को इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या कुछ आगे नहीं बढ़ सकता, तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, तो उसको क्या बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे। आपको उम्मीद करता हूं कि 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे ग्राफ में देखेंगे कि ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ना सबसे पहला क्या है इन इलास्टिक डिमांड का ग्राफ है ना, इन इलास्टिक क्या होगा देखो है ना, डार्क पेन ले लेते थोड़ा। कहाँ चला गया ये देखो यहाँ पे डिनोट किया हुआ है ना, हमें ना अभी अपने आप से बनाते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या लेते हैं प्राइस लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं क्वांटिटी। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे हम, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे है ना, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला प्राइस में लिटिल और नो चेंज, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है पर डिमांड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। समझ लो प्राइस क्या है, ये प्राइस था ठीक है, पहले डिमांड कहाँ पे था यहाँ पे था, तो चलो डिमांड यहाँ पे था। अभी क्या हो रहा है प्राइस सेम रहेगा पर डिमांड क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यहाँ हो गया डिमांड क्या हो रहा है यहाँ हो गया, क्या हो गया डिमांड कहाँ हो गया यहाँ पे हो गया ना। तो मतलब क्या हो रहा है प्राइस में लिटिल और नो चेंज है पर डिमांड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ये आपका कौन सा वाई एक्सिस, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है ना। प्राइस में क्या है कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस वहां का वही है पर डिमांड क्या हो रहा है बिल्कुल इनफाइनाइट बढ़े जा रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है ये इस तरफ जा रहा है ना। तो इसमें जो डिमांड कर्व बना तो इसका डिमांड कर्व कैसा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल समझते हो ना, ये दो जो लाइन है ना जो दोनों एक साथ जा रही है जो कभी नहीं टकराएगी, तो उसको क्या बोला जाता है पैरेलल लाइंस बोला जाता है ना। अभी मैं आपको मैथ्स पढ़ाने नहीं आया हूँ पर ये क्या है एक ग्राफ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा केस होगा कि जहां पे डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगा, जब प्राइस में क्या है कुछ भी चेंज नहीं और डिमांड में क्या है बहुत ही ज्यादा चेंज है। जब प्राइस में क्या है 0 चेंज है और क्वांटिटी डिमांड में क्या है बहुत ज्यादा चेंज है ना, तो ईपी इज इक्वल टू क्या होगा इनफाइनाइट होगा। तो मतलब क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ना, परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक मतलब क्या, बढ़े ही जा रहा है बढ़े ही जा रहा है, प्राइस क्या है सेम रुका हुआ है पर डिमांड क्या हो रहा है बढ़े जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। जैसे देखो ये बनाया हुआ ना यहाँ पे हमारा, इसको क्या बोलेंगे ईपी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है देखो इसमें इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परफेक्टली इलास्टिक है ना। जितना डिमांड में चेंज आएगा, डिमांड में क्या हो रहा है बहुत ही ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में क्या है बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक हो गया। अभी क्या इसका बिल्कुल ऑपोजिट, परफेक्टली इलास्टिक का बिल्कुल ऑपोजिट क्या बोला हमने, बोला प्राइस ऊपर से नीचे हो जाए पर क्या सामने वाला कोई भाव ही नहीं दे रहा, मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। देखो ये बना हुआ है ना, देखो प्राइस क्या है इतना था है ना, तो डिमांड कितना था उतना का उतना था। अभी क्या हो गया प्राइस हमने क्या कर दिया बढ़ा दिया, फिर भी डिमांड क्या है उतने का उतना ही है ना, डिमांड क्या है यहीं पे रुका हुआ है। प्राइस क्या हुआ और बढ़ गया पर डिमांड तो क्या है यहाँ पे ही रुका हुआ है, मतलब डिमांड हिलने का नाम ही दे रहा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है ईपी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया ईपी इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है परफेक्टली इन इलास्टिक है ना। देखो आपको ग्राफ से भी समझ में आ रहा है क्या, प्राइस ऊपर से नीचे हो रहा है पर डिमांड बिल्कुल नहीं हिल रहा है, प्राइस बहुत हिल रहा है पर डिमांड रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, डिमांड रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा मतलब क्या बिल्कुल इन इलास्टिक है ना। देखो ये मेरा क्या है मोबाइल फोन है ना, मोबाइल को मैं कितना ही खींचूंगा ना पर क्या इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्या है क्यों ये क्या है बिल्कुल परफेक्टली क्या है ये इन इलास्टिक है। क्यों, क्योंकि इसको जितना कितना ही खींचो इस पर क्या हो रहा है कुछ असर नहीं आ रहा है। अगर कुछ असर नहीं आ रहा है तो क्या होगा हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया है ना। और अगर थोड़ा सा भी खींच दिया और बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा है
तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। अभी क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है ना, दूसरा एग्जाम्पल क्या है देखो, है ना, ये है ना, देखो देखो प्राइस में ना जितना चेंज आया ना बिल्कुल उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। देखो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना, देखो मोर और लेस है ना, देखो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है ना उतना ही क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। समझ लो प्राइस कितना था, 1 रुपीज़ था, 1 रुपीज़ से क्या हो गया 2 रुपीज़ हो गया, मतलब प्राइस कितना हो गया 100% बढ़ गया। तो डिमांड कितना था 5 था, उसकी जगह पे क्या हो गया 10 हो गया, मतलब डिमांड भी डबल हो गया। अगर प्राइस डबल हुआ तो डिमांड भी क्या हो गया डबल हो गया ना। तो क्या होगा, ये भी 100% इंक्रीज हुआ, ये भी 100%, तो 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्या 1। तो ईपी क्या आ जाएगा 1। व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन डिमांड एंड इक्वल चेंज इन प्राइस, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। तो इसके बाजू में हम क्या लिख देते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, है ना, यूनिटरी इलास्टिक। देखो 3 ग्राफ के साथ समझ में आ गया ना। देखो पहले ग्राफ में क्या दिखा रहा है, प्राइस सेम है ना, इसमें क्या हो रहा है प्राइस सेम है पर डिमांड क्या हो रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ईपी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट हो गया। अभी दूसरा क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या, प्राइस बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा है पर डिमांड क्या है वहीं पे रुका हुआ है, तो इसमें ईपी क्या हो गया 0। इसमें क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, और उसमें क्या था पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी ये क्या था, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या है, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्या आएगा डिमांड में चेंज आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। अभी हम तीसरा क्या पढ़ते हैं कि इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या बोला था हमने कि डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, प्राइस में क्या आ रहा है कम चेंज आ रहा है। देखो इसमें, देखो इसमें देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है ना, प्राइस में क्या है बहुत ही छोटू सा चेंज है पर डिमांड में क्या आ रहा है, डिमांड में बहुत ही ज्यादा चेंज है ना। देखो आपको ये ग्राफ से दिख रहा है ना, देखो प्राइस में क्या है बहुत ही कम चेंज आ रहा है पर डिमांड में क्या है बहुत ही ज्यादा चेंज है। जब प्राइस में कम चेंज और डिमांड में ज्यादा चेंज है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड में क्या है बहुत ही ज्यादा चेंज है, मतलब समझ लो कितने का चेंज है 20 का चेंज है, पर प्राइस में क्या है बहुत ही ज्यादा कम चेंज है, मतलब समझ लो कितने का चेंज है 10 का चेंज है। तो ईपी इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, मतलब क्या होगा ईपी इज ग्रेटर देन 1। वो कुछ भी हो सकता है पर क्या होगा एक से ज्यादा होगा। क्यों एक से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि डिमांड में ज्यादा चेंज है प्राइस में कम चेंज है। जब जाहिर सी बात है डिमांड क्या होता है न्यूमरेटर में आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात ईपी क्या होगा 1 से बड़ा ही होगा। अभी तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, ये तो क्या हो गया हमारा इलास्टिक डिमांड है ना, इसको लिख देते हैं क्या इलास्टिक डिमांड। अभी क्या पढ़ेंगे इन इलास्टिक डिमांड, है ना। इन इलास्टिक डिमांड मतलब क्या है, डिमांड में चेंज नहीं आ रहा तो उसको कौन सा है रेड कलर से डिनोट करेंगे ना। अभी क्या पढ़ेंगे हम इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में क्या है, देखो प्राइस में क्या है, प्राइस में ज्यादा चेंज है पर डिमांड में क्या है छोटू सा चेंज है ना। प्राइस में बहुत ही ज्यादा चेंज आ रहा है पर डिमांड में क्या है बहुत ही छोटा सा चेंज है, तो इसको क्या बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। डिमांड में कम चेंज आ रहा है प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा ना, डिमांड में कम चेंज आ रहा है प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है। डिमांड में समझ लो कितना चेंज आया 10 आया, तो प्राइस में कितना चेंज आया 20 आया, तो 10/20 इज इक्वल टू क्या होगा 0.5। तो इसमें ईपी क्या आ जाएगा, ईपी इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना। तो देखो ईपी क्या है लेस देन 1 हो गया हमारा ना। आज हमने क्या पढ़ा, देखो आज है ना हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। आज हमने 3 मेथड कंप्लीट किए और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, और वो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी भी कैसे पढ़ा, उसके डायग्राम के साथ उसके ग्राफ के साथ हमने पढ़ लिया है। देखो पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूज होगा, जब आपको एक कोई भी डिमांड कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको बोला है कि भैया इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, मतलब नीचे वाली लाइन डिवाइड बाय ऊपर वाली लाइन। ये तो क्या था हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमने बताया, वो हमने अगले पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। आज एक बार क्या कर दिया हमने रिवाइज कर दिया। आज हमने नया क्या पढ़ा, आज हमने नया पढ़ा था किसके बारे में, आर्क इलास्टिसिटी के बारे में। क्या बोला था, आर्क इलास्टिसिटी क्या होता है, अगर डिमांड कर्व में क्या दिया हुआ है आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है और 2 पॉइंट के बीच में आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है ना। देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूट है ना, कि ये क्या दिया हुआ था हमारा, देखो ना रब कर देते इसको, पहले क्या दिया हुआ है पॉइंट हमारा, क्या दिया हुआ है पॉइंट ए दिया हुआ है और पॉइंट बी दिया हुआ है। क्या बोला है पॉइंट ए और बी दोनों के बीच में इलास्टिसिटी क्या है वो कैलकुलेट करना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे आर्क इलास्टिसिटी। अगर किसी पॉइंट पे करना है तो पॉइंट इलास्टिसिटी, बिटवीन 2 पॉइंट्स इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज करेंगे। उसका हमने फॉर्मूला भी देखा था क्या, Q1 - Q2 डिवाइड बाय Q1 + Q2,
मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 डिवाइड बाय P1 माइनस P2, ये फॉर्मूला आप रख दोगे वहां पे तो क्या आ जाएगा, आपको आर्क इलास्टिसिटी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगा। ये तो क्या हो गया, हमारा आर्क इलास्टिसिटी हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़े थे, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे। क्या बोला कि 5 तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। सबसे क्या पढ़ा था हमने पहला कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक मतलब नाम से पता चल रहा है क्या, प्राइस में लिटिल और नो चेंज, डिमांड में बहुत ही ज्यादा चेंज आ रहा है। अगर प्राइस में लिटिल चेंज है और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज है तो क्या हो जाएगा, ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब जाहिर सी बात है डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, प्राइस में कम चेंज आएगा, तो क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू लेस देन 1। अभी तीसरा क्या पढ़ा था हमने, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड पढ़ा था। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्या आएगा, डिमांड में चेंज आएगा। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ईपी इज इक्वल टू 1, है ना, तो ईपी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया। तीसरा क्या पढ़ा हमने, तीसरा पढ़ा हमने इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है क्या, डिमांड में कम चेंज आ रहा है। डिमांड में किसके मुकाबले में कम चेंज आ रहा है, प्राइस के मुकाबले में कम चेंज आ रहा है। समझ लो डिमांड में कितना आ रहा है, 10% चेंज आ रहा है, प्राइस में कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। देखो डिमांड में कितना है, 10 है, प्राइस में 20% चेंज आएगा, तो ईपी क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में कोई चेंज ही नहीं है, प्राइस में क्या ऊपर से नीचे हो जाए पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ईपी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, इसका ये तो क्या हमने पढ़ा था कि क्या क्या होता है, इसका ना हमने एक ग्राफ भी देख लिया है। वो ग्राफ कहाँ गया, ये रहा इसका ग्राफ, है ना, कि क्या देखो, ईपी इक्वल टू 0 परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ईपी इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब क्या होता है हमारा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फिर तीसरा क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो क्या बोला था, इलास्टिक डिमांड। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो क्या हो जाएगा, हमारा इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगा। ये तो कंपलसरी है घर पे पढ़ना, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा, ये आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे पढ़ के आओगे, और अगर समझ में नहीं आया तो लेक्चर को वापस एक बार देखो, समझ में नहीं आया वापस एक बार देखो, समझ में नहीं आया तो मुझे डाउट पूछो, है ना। अगर डाउट नहीं पूछोगे, बात सोचोगे कि भैया बाद में जब लाइव क्लासेस वगैरह होंगे तब डाउट पूछोगे, तो तब तक क्या करोगे, आप भूल जाओगे, है ना। इसीलिए क्या करो, अच्छे से पढ़ो, एक बार रिवाइज करो, और खाली मेरे समझाने से इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, आपको एक बार तो क्या करना पड़ेगा, पूरा टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप घर पे अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ोगे, लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल करो। मैं नहीं कह रहा हूँ खाली पढ़ो, पर क्या इंटरटेनमेंट भी करो, पर क्या हद में करो, थोड़ा लिमिट में करो, साथ में पढ़ाई को भी क्या करो, अपना कंटिन्यू करो। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, गुड आफ्टरनून, जो भी जब भी देख रहा हो, ठीक है, बाय।